नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता और मैं मनोज। स्वच्छता के रास्ते पे आगे ही बढ़े, आगे ही बढ़े। गाँव गली मोहल्ले शहर सभी में स्वच्छता का त्योहार करें। स्वच्छ में बजाते, स्वच्छ में बजाते। भारतीय संस्कृति में उत्सव केवल हर्षोल्लास का अवसर नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति के बीच एक संवाद है। एक ऐसा संवाद जो ऋतुओं के साथ बदलता है, फिर भी हर बार हमें धरती से जोड़ता है। हमारे पर्वों की परंपरा ने सदा सिखाया है कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं, बल्कि संबंध है। दीपावली पर मिट्टी के दियों की लौ हो या छठ पूजा में जल और सूर्य की आराधना, होली के रंगों में बसंती ऋतु की खुशबू हो या ओणम के पुष्पों से सजे पूकलम, हर उत्सव अपने भीतर पर्यावरणीय चेतना का गहरा संदेश लिए होता है। लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता ये है कि ये चेतना केवल एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं रही। ये चेतना बहती रही गंगा की तरह, हर दिशा, हर विश्वास, हर संस्कृति में। जब रमजान के महीने भर उपवास के बाद सादगी और संयम का उत्सव बनता है, तो ये हमें बताता है कि संयम भी पर्यावरण का सम्मान है। ये शरीर और प्रकृति के संतुलन की साधना है। क्रिसमस यानी सर्दी की ऋतु में प्रेम और प्रकाश का उत्सव। घर घर में सजने वाला क्रिसमस ट्री हमें हरियाली का संदेश देता है। आज जब पेड़ काटने की चिंता बढ़ी है, कई जगह जीवित पौधे लगाने या पुनः रोपण करने की परंपरा शुरू हुई है। वैसाखी में फसल के कटने की खुशी, खेतों की कृतज्ञता और श्रम की पूजा का पर्व। सरबत द भला, सभी का कल्याण, और सभी में मानव ही नहीं, धरती, जल और पशु भी शामिल हैं। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण, तीनों का दिवस। बुद्ध ने कहा, प्रकृति के साथ चलो, उसका विरोध मत करो। उनकी वाणी में मध्य मार्ग केवल जीवन का दर्शन नहीं, पर्यावरण संतुलन का भी सिद्धांत है। और जैन धर्म, जहां अहिंसा का अर्थ केवल मनुष्य के प्रति नहीं, बल्कि हर जीव, हर पौधे, हर कण के प्रति करुणा है। भारत में आदिवासी समुदायों के त्योहार सरहुल, कर्मा, मड़ई या भगोरिया, सभी में पेड़ों, जल और धरती की पूजा की जाती है। हर आस्था, हर परंपरा अंततः इसी धरती, इसी जल, इसी आकाश को प्रणाम करती है। आज जब जलवायु परिवर्तन की चर्चा वैश्विक चिंता का विषय है, भारत की यह सांस्कृतिक विरासत हमें दिशा देती है। यहाँ उत्सव, पर्यावरण और आस्था तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति की बात हुई, मिट्टी की बात हुई और मिट्टी से जुड़े लोगों की बात हुई। कला भी मिट्टी से जुड़ी हो तो जनमानस को आसानी से छू लेती है। पत्रिका में अब हम मिल रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने मिट्टी में जीवन का अर्थ ढूंढा। टेराकोटा और पॉटरी कला के अमर साधक अलवर राजस्थान के वरिष्ठ शिल्पकार, राष्ट्रीय और शिल्प गुरु सम्मान से अलंकृत श्री गिरिराज प्रसाद जी से इनसे बातचीत की श्रीनाथ दीक्षित ने। सुनते हैं संस्कृति की चाक पर एक कलाकार की यात्रा। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद जी। गिरिराज जी, सबसे पहले अगर शुरुआत करें आपके जीवन की, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जन्म गांव रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान में 1949 10 जनवरी को हुआ और वहां मैंने 4 क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद में पिताजी के साथ मिट्टी के काम में लग गए और मिट्टी के काम में अच्छी सफलता, जो गांव के बर्तन बनते थे, हांडी, मटका, कूंडा, बिलोनी, जावा, कुंडी, चिलम,
हुक्का, अनेक अनेक चीज जो थी गांव की, जो गांव में इस्तेमाल करने वाली जो चीज थी, वो सारी गांव के अंदर बनाई। अब वहाँ थोड़ी परेशानी ये थी कि माटी लाया करते थे 3 किलोमीटर से, तो मिट्टी लेने जाओ, फिर काम करो, फिर उन बर्तनों को बेचने जाओ, ये समस्या बहुत ज़्यादा थी। और सिर्फ वहाँ आमद नहीं थी, सिर्फ नाज आ जाता जो अपना पेट भर लेते। ये बात जो बता रहा हूँ, ये मैं 1963, 64, 65, क्योंकि मैं अपना 10 साल का ही काम करने लग गया था, मिट्टी का चाक पे काम करता। मैं, मेरे पिताजी दोनों जब काम करते तो साल भर में 200 रुपये भी इकट्ठे नहीं हुए। फिर हमने सोचा कि हमको अब दिल्ली चलना चाहिए, तो मैं अपना एक किराए का मकान तिलक नगर में लिया और वहाँ अपना काम शुरू किया। तो आते ही साथ में मटका, सुराही, गमला, ये कुछ चीज़ें शुरू की। धीरे धीरे उस चीज़ का फिर हमको, जब यहाँ लोगों को पता लगा कि यहाँ पर ऐसे कारीगर हैं, अच्छे जो कारीगर हैं जिनसे कोई भी चीज़ बनवा सकते हैं, तो मैंने उन लोगों के लिए, कोई अगर यहाँ तबला बनवाने वाला आया, कोई मिट्टी का ताशा बनवाने वाला आया, कोई ढोलक बनवाने आया, कोई हुड़ंग बनवाने वाला आया, सबके लिए वो चीज़ हमने बना के दी। तो नाम थोड़ा फेमस होता चला गया। फिर मुझे पता लगा कि ये चीज़ वहाँ क्राफ्ट्स म्यूजियम प्रगति मैदान में जाके देखी जाए, तो वहाँ पर कारीगर काम करते हुए हमको नजर आए। उन लोगों ने मुझे रास्ता ये बताया कि आपका काम इतना सुंदर है, आप नेशनल अवार्ड के लिए अपना काम करिए। तो मैंने अपनी कोई चीज़ बनाई जो हजारों साल पुरानी एक मिट्टी का बर्तन होता था, जो दुकानदार बढ़िया लोग रखते, उसको उसमें तेल भर के रखते, जिसमें करीब 2-3 मन तेल आ जाए, उतना बड़ा वो बर्तन बनाया। और उस पर मेरे को नेशनल अवार्ड हुआ। 1987 में नेशनल अवार्ड, दिल्ली में टेराकोटा पॉटरी में पहला नेशनल अवार्ड, मैं, मेरी मिसेज अंगूरी देवी, दोनों को नेशनल अवार्ड मिला राष्ट्रपति आर वेंकटरमन से। फिर मेरे को शिल्प गुरु अवार्ड हुआ, 2006 में सिलेक्शन हुआ, जो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथ से मिला मुझे। और गिरिराज जी, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे श्रोता भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप जैसे अलवर ज़िले के हैं, राजस्थान के, वहाँ की जो मिट्टी की कला है, जो टेराकोटा की कला है, उसके प्रचार प्रसार में या उसको आज के समय में जीवित रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपने किस तरह से क्या क्या अपने योगदान दिए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जी, गांव की चीज जब बनाते थे तो आज भी लोग, कुछ गांव वाले गांव की चीज बना रहे हैं, और बहुत से लोगों ने पुराने टाइम के हिसाब से उस चीज को छोड़ दिया था बनाना करना, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा थी, आमद नहीं थी इतनी। लेकिन जब हमने वो रास्ता उनको बता दिया कि इस रास्ते से आप काम करिए, वो लोग आज उतना अच्छा काम कर रहे हैं। और राजस्थान की एक मिट्टी ही ऐसी है जो शायद कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पहाड़ों की तलेटी से जब मिट्टी निकलती है तो उसमें लाल मिट्टी मिक्स होकर के जो आती है, बहुत अति सुंदर मिट्टी है और उस मिट्टी में ताकत है। आज हम 8 फुट का या 10 फुट तक का बर्तन कुछ बनाना चाहते हैं, कोई पॉट बनाना चाहते हैं, तो वो मिट्टी कामयाब है। उस मिट्टी को लेकर के हम ये काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि गिरिराज जी, इस समय अभी दीपावली का माहौल है, तो चारों ओर मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन, देवी जी की, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां और इस तरह के जो मिट्टी के सामान हैं पूजा पाठ के, वो इस समय सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती हैं। जी सर। ऐसे में आप उन मूर्तियों में या उन मिट्टी के सामान में किस तरह से अपनी जो कला का एक आपका अनूठा हुनर है, उसको किस तरह से आप आजमा रहे हैं और किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं? देखो, पहले इतना नहीं था, ना इतना मूर्ति बिकती थी, ना इतना दिया बिकता था, लेकिन आज लोगों का भक्ति भाव से कुछ ज्यादा ही मन बढ़ रहा है लोगों का। और उस मूर्ति को, पहले एक साधारण मूर्ति बनती थी, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा और उसका अच्छा श्रृंगार कर दिया तो वो अच्छे पैसे में बिक रही है और बहुत अच्छी बिक रही है। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां इतनी बिक रही हैं और दिया इतना बिक रहा है। पहले एक सादा सिंपल दिया होता था, उसको डिजाइन दे करके नया नया कुछ फैशन निकाल दिया तो वो, और कुछ कहीं कलर भी उसका कर दिया तो वो ज्यादा अति सुंदर लग रहा है और वो लाखों की तादाद में दिए बिक रहे हैं। गिरिराज जी, जैसे कि दिल्ली हाट INA को स्थापित करने के लिए भी आपका योगदान रहा, तो उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि वो कैसे, क्या शुरुआत हुई थी, क्या कुछ था? हम पहले कनाट प्लेस हनुमान मंदिर पे अपनी दुकान लगाते थे। लैला तैयब जी, जया जेटली ने चलाया था। तो वहाँ एक दस्तकार हाट शुरू की थी और दस्तकार हाट में हम लोग
बैठते थे। लेकिन वहाँ बैठते बैठते हमारे मन में यही आया, हमने जया जी से कहा, जी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं 5-7 लोग 10 लोग बैठे हैं, बाकी और भी तो पूरे भारत के कलाकार हैं, पूरे भारत के राष्ट्रीय लेवल के अच्छे जो कलाकार कारीगर हैं, उनके लिए कहीं बेचने के लिए कोई जगह ऐसी होनी चाहिए। तो हमने दिल्ली हाट के लिए प्रयास किया और भारत सरकार से फिर निवेदन करके कि कुछ जगह ऐसी दी जाए। तो दिल्ली हाट 1992 में उसमें हम साथ थे और 94 में दिल्ली हाट बन करके, क्योंकि वो नीचे गंदा नाला था, नाला के ऊपर लेंटर डलवा करके दिल्ली हाट आज बनाया गया है। आज आप देख सकते हैं दिल्ली हाट जाकर के, उसमें हमने अपना योगदान दिया। और मुझे 2014 में, जबकि उसको 20 वर्ष हो गए चलते हुए, तो हम लोगों को बुला करके भारत सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया कि आपने सहयोग दिया दिल्ली हाट बनवाने में। और इसी तरह से हमने सूरजकुंड का मेला 1987 में, पहला मेला सूरजकुंड का, हम लोग हमारे हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के साथ हम गए थे देखने के लिए जगह। तो वहां देखा तो वहां ऊंची नीची जगह थी, उबड़ खाबड़ जगह थी, कीकर खड़ी थी, वहां कोई जगह इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन हमने देख करके कहा कि यहाँ पर लोग आएंगे, तो हमारे डायरेक्टर साहब सब बोले कि नहीं, यहाँ पर लोग आएंगे, अच्छा मेला चलेगा, ये सूरजकुंड को देखने के लिए आएंगे लोग। तो वाकई में वो सूरजकुंड चमक रहा है। गिरिराज जी, हमारे इस कार्यक्रम के लिए कुछ पल निकाले, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संस्कृति की चाक पर एक कलाकार की यात्रा। अभी आप सुन रहे थे अलवर राजस्थान के वरिष्ठ शिल्पकार श्री गिरिराज प्रसाद जी से श्रीनाथ दीक्षित की बातचीत। भारत एक देश जहां हर ऋतु में कोई न कोई उत्सव जन्म लेता है। और जब शरद की स्वच्छ रातें उतरती हैं तो इसी धरती पर जन्म लेती है उत्सव त्रयी, दीपावली, भाई दूज और छठ। तीनों पर्व कई रूप पर एक ही सार, प्रकाश, प्रेम और प्रकृति के प्रति आभार। सुनते हैं अगली प्रस्तुति उत्सव त्रयी। इसे लेकर आ रहे हैं हमारे साथी नेत्रा और मुर्तजा। पर्व एक, भाव अनेक, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश को एक डोर से बांधती है। हर जगह इसके रंग, रीत और रौनक अलग है, पर भाव एक है, अंधकार पर प्रकाश की जीत। आइए जानते हैं देश के अलग अलग कोनों में कैसे मनाई जाती है ये रोशनी की दिवाली। मेरा नाम कौमुदी पारेख है और मैं राजस्थान के जोधपुर जिले से आती हूँ। जोधपुर की दिवाली अपनी शाही भव्यता, लोक संस्कृति और रंगीन परंपराओं के कारण पूरे राजस्थान में सबसे खास मानी जाती है। दिवाली से पहले लोग अपने घरों को नीले रंग से रंगते हैं, जिससे पूरा नीला शहर यानी कि ब्लू सिटी रोशनी में और भी सुंदर दिखता है। मेहरानगढ़ किले की भव्यता सुनहरी लाइटों से और निखर जाती है और मेहरानगढ़ किले में दिवाली के आसपास एक खास रिफ फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जहां देश विदेश के कलाकार लोक संगीत और नृत्य करते हैं। सरदार मार्केट, सोचती गेट और घंटाघर के पास की गलियां दियो, मिठाइयों और बंधेज के कपड़ों से भर जाती है। शहर की मिठाइयाँ जैसे मावा कचौरी, घेवर, बेसन चक्की की बिक्री दुगनी हो जाती है। रावण का चबूतरा पर हर साल दिवाली के आसपास हस्तशिल्प मेला लगता है, जहां कारीगर अपनी कला और पारंपरिक चीजें बेचने आते हैं। दिवाली की रात लोक संगीत, ढोलक और गीतों से पूरा जोधपुर गूंज उठता है। नीले रंग, रोशनी और संगीत से भरा जोधपुर दिवाली पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतुराज मिश्रा है और मैं मुंबई के ठाणे जिला का रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ दिवाली पर्व जो इस तरीके से मनाया जाता है, जैसे कि मैं ठाणे जिले के एक डोंबिवली शहर से आता हूँ, तो वहाँ पर दिवाली पहाट करके एक सेलिब्रेशन होता है जो 30 से 35 सालों या उसके भी पहले से वो मनाया जाता है, जहाँ पर एकजुट होकर लोग गैदरिंग करते हैं। और वो गैदरिंग ऐसे इस प्रकार से होती है, सुबह 5:30 बजे से लेके 6 बजे से वो शुरू होती है। देन उसके बाद में इवनिंग के 4 o'clock, 5 o'clock और रात के 7 बजे तक भी रहती है। तो उसमें किया यह जाता है कि आप एक दूसरे से मिलते हो, जैसे आपके ओल्ड फ्रेंड्स है, या फिर उनके अलावा आप अपने गैदरिंग में ढोल ताशा पथक और बाकी सब चीज़ों का आयोजन किया जाता है। तो ये एक तरीके से बेसिक मिलाव होता है लोगों के बीच में। और जो एक नव वर्ष बोला जाता है वो गुड़ी पड़वा और दिवाली, इन दोनों को माना जाता है महाराष्ट्र, मुंबई में।
तो उस तरीके से एक नया अगर मैं कोई चीज़ों की बात करूँ तो ये डोंबिवली में फड़के रोड, वहाँ पर दिवाली पहाट हर साल मनाया जाता है, जहाँ पर आप कंदिल, दिए, फटाके फोड़ना बस 6 बजे से लेकर रात तक चलता है। दिवाली में जिस तरह बाकी शहर दीप से जगमगाते हैं, वहीं ओडिशा में श्रद्धालु अपने पूर्वजों को याद करते हैं। आइए जानते हैं सत्यम से। मेरा नाम सत्यम है और मैं ओडिशा के कटक से आता हूँ। हमारे यहाँ पर ओडिशा में काली पूजा को बहुत ज्यादा वहाँ पे महत्व दिया जाता है। पूजा के मंडपों में जहाँ पर चांदी की फिलिग्री वर्क से हम काली माता की मतलब की आराधना भी करते हैं। और वहाँ पर हमारे एक परंपरा है कि कांवरिया काठी, जो बेसिकली एक स्ट्रॉ की लकड़ी होती है, उससे हम रात को जलाते हैं दिवाली की रात में। और उसमें प्रभाव एक ऐड करते हैं कि बड़ बड़ुआ हो अंधार रासा आलू अर जाओ। जो आश्विन मास के पिंडदान के समय जो हमारे जो आते हैं एंसेस्टर्स आते हैं, स्वर्ग से पधारते हैं, तो हम उन्हें उस टाइम पे विदाई देते हैं और ये प्रभाव हम बोलते हैं कि आप अंधेरे में आए थे लेकिन आप दिवाली की इस रोशनी में आप जाइए। दिवाली के रंगों में देवभूमि उत्तराखंड वासी भी अपनी परंपराओं को लेकर काफी सजग है। सिमरन से सुनते हैं देवभूमि के रिवाज। मेरा नाम सिमरन है। मैं उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से आती हूँ। हमारे गांव में एक हफ्ते पहले वहाँ सफाई, वहाँ की लिपाई की जाती है। तो लिपाई से है उनका मिश्रण बनाता है मिट्टी का और गोबर का, फिर गेंदे के फूल लाए जाते हैं और उपले जो गाय के होते हैं, और हमारे जो दरवाजे होते हैं वो गोबर और बीच में गेंदे का फूल ऐसे चिपकाया जाता है। तो बहुत ही सुंदर लगता है वो देखने में। हमारे यहाँ लड़ियाँ नहीं होती, हमारे यहाँ रंग बिरंगी वो चटकारियाँ बोले जाते हैं। वो खिली खिली सी रखती है, जब हवा आती है तो सरसराती सी आवाज करती है। वो हमारे यहाँ 2 दिवाली मनाई जाती है। पहली जो की मेन दिवाली होती है, इगास कहते हैं उसे, और बाद में 20 और 21 दिन के बाद मनाई जाती है। माना जाता है उस दिन श्री राम का मतलब राजगद्दी उन्होंने संभाली थी, तो इसलिए मनाई जाती है वो। तो जिस दिन मेन दिवाली होती है उस दिन वो जो हमारी घर के बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो अपना पहनावा पहनते हैं। सर में वो परांदा रखते हैं, गले में उनका गुलबंद होता है, नाक में नथुली पहनते हैं वो लोग। गुजरात के लोग दिवाली में नव वर्ष भी मनाते हैं। व्यापारियों के लिए यह नया वित्तीय वर्ष होता है। आइए सुनते हैं मयंक से। नमस्ते, मेरा नाम मयंक है। धनतेरस से पहले जो है बारस होती है, गुजरात में उसे वाघ बारस कहते हैं। दूसरे दिन धनतेरस आती है, ठीक। तो वाघ बारस के दिन से ही गुजरात में जो है दिवाली का त्योहार शुरू हो जाता है। और धनतेरस जैसे सबको पता ही है कि वहाँ पर धन की पूजा होती है, और फिर बाद में जो है दिवाली होती है वहाँ। फिर उसके तुरंत बाद ही जो है वहाँ पर नया साल मनाया जाता है गुजरात में। हम लोग वहाँ पर एक दूसरे के घर जैसे सुबह 4 बजे उठे और 4 बजे मंदिर जाके आए, और जो नए साल के लिए जो शुभेच्छा है मतलब कि भगवान से भी लेते हैं। फिर बाद में जो है एक दूसरे के घर जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों से, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके नए साल की शुरुआत करते हैं। दीपोत्सव के तुरंत बाद बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और उसकी सलामती की कामना भाई दूज का पर्व मनाकर करती हैं। उत्तर भारत में इस दिन का पारिवारिक उल्लास मिठाइयों, गीतों और आत्मीयता से भरा होता है। महाराष्ट्र और गोवा में यही पर्व भाव बीज कहलाता है, जहां बहनें आरती उतारती हैं और भाई उनके सेवा का वचन देते हैं। बंगाल में इसे भाई फोंटा कहा जाता है, जहां मंत्रों के साथ लंबी उम्र की कामना की जाती है। भाई दूज रिश्तों का उत्सव है। यह याद दिलाता है कि जब प्रकाश परिवारों में फैलता है तो समाज की दीवारें भी उजली हो जाती हैं। जहां पूरा भारत दीपोत्सव के दीपों और पटाखों की आवाजों से जगमगा उठता है, उसी समय पूर्वी भारत की गलियों में एक अलग ही ऊर्जा बहती है। हर ओर गूंजता है एक ही स्वर, जय हो छठी मैया की। सूरज देव अर्घ के बेर, हो सूरज देव अर्घ के बेर। किस प्रकार यह पर्व सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अद्भुत संगम है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सपना है। मैं बिहार से हूँ।
बहुत ही कठिन पर्व है। इसमें 4 दिनों का उपवास किया जाता है। पहले दिन नहाए खाए किया जाता है। इसके अंतर्गत हम शाम को प्रसाद बनाते हैं, जिसमें लौकी और चावल और दाल के साथ जिसका भोजन व्रती को करना होता है। उसके पश्चात जो दूसरा दिन होता है उसमें भी पूरा दिन उपवास करना होता है और फिर व्रती को खाना में गुड़ की खीर और पूरी खिलाया जाता है। दूसरे दिन को खरना बोला जाता है। तीसरे दिन फिर हम अर्घ देने के लिए संध्या के समय जाते हैं, जिसमें हम डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और अर्घ देने के अगले दिन यानी कि चौथे दिन इसका अंत होता है। लेकिन पूर्णाहुति से पहले हम उसमें उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ न सिर्फ सूरज को बल्कि ये हम नदियों पर मनाते हैं। पानी से जुड़ाव है काफी इस पर्व का। ओम सूर्याय नमः। ओम गंगाय नमः। लोग किस तरह इससे जुड़े हैं यह उनके भावों, उनकी तैयारियों और उनकी आवाज़ों से ही समझ में आता है। कुछ लोग जो अपने घरों से दूर रह रहे हैं वो भी अपने इस महापर्व को मनाने में कोई कसर नहीं रखते हैं। हंसी हंसी बोलनी महादेव, सुनी है छठिया मैया, ए रउआ घाटे दुबिया छिलाई देव, मकरी बहारी देव, गिहुए अर्घ देव। मेरा नाम निवेदिता तिवारी है। कृष्ण गाजियाबाद में रहती हूँ। 3 दिन तो हम फास्ट में रहते हैं, जिसमें आप जानते हो कि छठ कितना मुश्किल व्रत होता है। लेकिन ये तो छठी मैया कृपा होती है कि आप 3 दिन तक व्रत करते हो और पता भी नहीं चलता है कैसे व्रत कर लिया आपने। दिवाली ने दिया प्रकाश का संदेश, भाई दूज ने सिखाया स्नेह का अर्थ और छठ ने बताया आस्था का विस्तार। तीनों मिलकर कहते हैं कि भारत में उत्सव केवल मनाने की नहीं, जीने की परंपरा है। परंपराओं और पर्वों की डोर अब हमें लेकर चली है असम के खेतों में, जहां धान की बालियां जब झूमती हैं और किसान की झोपड़ी से गीत उठता है, वहीं से आरंभ होता है कार्तिक बिहू। सुनते हैं हमारी डिब्रूगढ़ की साथी पराशा कुंवर को अभाव में आस्था के साथ। मोर मान तुलसीर तलते जरुआए गोसी साकी, मोर मान तुलसीर तलते जरुआए गोसी। काती बिहू आमतौर पर असम के पारंपरिक मास काती में मनाया जाता है। ये वह समय है जब खेतों में फसल हरी भरी है पर भंडार अभी भरे नहीं। घरों में सादगी है पर मन में उम्मीद की लो जलती है। काती बिहू, जिसे लोक भाषा में कंगाली बिहू भी कहा जाता है, एक धीमा, संयमित और प्रतिबिंबशील त्योहार है। यह तीनों बिहुओं में सबसे कंगाली या संयमी माना जाता है, क्योंकि यह वो अवधि है जब अगली फसल बढ़ रही होती है और पुरानी भंडार खालीपन की ओर झुकते हैं। इसलिए उत्सव का स्वर शांत, आशीर्वाद और कृषि की सुरक्षा का भाव लिए होता है। सुनिए मूल रूप से जोरहाट की प्रोफेसर अंकिता को। कार्तिक मंथ के हम उसको दोमाही बोलते हैं। फर्स्ट कार्तिक वाला डे है, उसके पहले वाले दिन से आपका वो स्टार्ट होता है बिहू। उस दिन तो आप करते हो कि आप तुलसी का पौधा लगाते हो, हम भेटी में वो बोलते हैं, उसको भेती बोलते हैं, पूजा करते हो वहाँ पे। और उस टाइम पे क्योंकि हमारा कुछ हार्वेस्ट नहीं होता है, बिकॉज उस टाइम पे आपका राइस ग्रो होता रहता है। इट इज अ काइंड ऑफ स्कैरसिटी, आपके पास कुछ नहीं है उस टाइम पे। मेनली क्रॉप फील्ड्स में आप जाके वो दिया जलाते हैं कि हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो जाए। काती बिहू की केंद्रीय रस्म है साकी, यानी कि छोटे छोटे मिट्टी के दीप जलाना। ये दीप घरों के तुलसी के पास, अन्न भंडार और सबसे महत्वपूर्ण पेडी फील्ड्स के किनारे लगाए जाते हैं। कई गांव में खेतों में ऊसी बांसों की तिक्की पर आकाशबंती भी लगाई जाती है। एक प्रकार की ऊंची दीप प्रथा जो खेतों में घूमती आत्माओं या कीट पतंगों को भगाने की परंपरागत मनसा से जुड़ी रही है। अनुसंधान और लोक व्याख्या दोनों बताते हैं कि ये दीप केवल प्रतीकात्मक नहीं थे,
परंपरागत तौर पर खेतों में दीप जलाने से कीटों को आकर्षित करके उन्हें बांस या जाल से पकड़ा जाता था। यानी यह एक तरह की पारंपरिक रासायनिक मुक्त कीट नियंत्रण रणनीति भी रही है। साथ ही दीपक खेत पर रखने का अर्थ है हमारी आंखें और सुरक्षा यहाँ है ताकि फसल सुरक्षित रहे। काती बिहू में भले ही मेला रौनक कम हो, फिर भी समुदाय एक साथ आते हैं। पशु पक्षियों के लिए विशेष चारा दिया जाता है, गौ पूजन किया जाता है और बच्चों को सरल पौष्टिक भोजन पिठा प्रदान किया जाता है। ये है नौगांव के देव। अभी जो आ रहा है वो है काटी बिहू, जो कि अक्टूबर 18 तारीख को मनाया जाएगा। काटी बिहू में सबसे मेन डिश जो है वो जलपान और दोय होता है। उसमें हम चूरा जो होता है चावल से, जो कच्चे चावल को हम पीस के हम उसका चूरा बनाते हैं, उसमें हम दही और गुड़ मिला के वो सर्व किया जाता है। काती बिहू का अर्थ केवल अभाव को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि अभाव के भीतर आस्था की पुष्टि करना है। एक विश्वास कि संयम, श्रम और सामूहिक सुरक्षा से धरती फिर समृद्ध होगी। असम का काती बिहू, जहां अभाव में भी दीप जलते हैं और हर प्रकाश एक संकल्प बनकर उभरता है कि हम अपनी धरती का रक्षण करेंगे। तुलसी तले जय जय राम, तुलसी तले निग पहु सरे, रामचंद्र गुफाए हर धेनु धरे, रामचंद्र। अभाव में आस्था। अभी आप सुन रहे थे हमारी डिब्रूगढ़ की साथी पराशा कुंवर की प्रस्तुति काटी बिहू के विषय में। पशु हमारी प्रकृति और पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हम इंसानों के साथ उनका संबंध भी बेहद खास होता है। आज हम याद कर रहे हैं काका कालेलकर के प्रिय श्वान टार्जन को उन्हीं के शब्दों में। हमारे ये चतुष्पाद कुटुंबी प्रकृति की करुणा के जीवित प्रतीक हैं। अब 80-90 बरस के बीच रहने वाला मैं प्यारे टार्जन का वियोग सुन रहा हूं। कितना तगड़ा, बड़ा, अलमस्त, लेकिन बिल्कुल मुलायम दिल का प्रेमी प्राणी। टार्जन का प्यार करने का एक अजीब तरीका था। जब शाम को मैं घर पहुंचता था, तब वो दरवाजे से बाहर आकर प्रथम मेरे सामने खड़ा हो जाता। मैं उसके सर पर हाथ फेर कर थोड़ा प्यार करूं। उसके बाद जहां मैं खड़ा रहूं, मेरे पीछे से आकर मेरे 2 पांव के बीच से वो निकल जाता था। ये था उसके प्रेम करने का तरीका। दूसरा तरीका इससे भी अजीब था। शायद मैं साहित्य सेवी हूं। पोस्टमैन बनकर इधर उधर से कोई कागज का टुकड़ा मुंह में पकड़कर मुझे लाकर देता था। भोजन के समय मेरे पास में बैठकर रोटी का अपना हिस्सा लेने की तैयारी करता था। जब मैं उसके सिर से दुम तक अपना हाथ 2-3 बार फेरूं, तब उसे संतोष हो जाता था। वाचन स्वर था अभिनय श्रीवास्तव का। अक्टूबर का महीना भारत के लिए गांधी का महीना है और खादी का भी। गांधी जी ने खादी को केवल वस्त्र नहीं, विचार बनाया। चरखा उनके लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। जहां श्रम, सादगी और स्वाभिमान एक साथ बुनते थे राष्ट्र की गरिमा का वस्त्र। इस समय चल रहे छूट और बचत स्कीम्स का लाभ उठाएं और खादी का कोई न कोई उत्पाद जरूर लाएं। आज के स्मृतिशेष खंड में सादर नमन। पंडित सवाई गंधर्व, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाया। उस्ताद अब्दुल करीम खान, जिनके सुर आज भी गगन में गूंजते हैं। बेगम अख्तर, जिनकी गजलें आज भी भावनाओं की धुन बनकर बहती हैं। और राष्ट्र निर्माण के पथ प्रदर्शक नानाजी देशमुख, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने सादगी
समर्पण और सत्य के बल पर भारत की आत्मा को सशक्त बनाया। भारत की संस्कृति की लौ जलाई रखने में इन विभूतियों के योगदान को फिर से याद करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।